हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये छोटा ही वीडियो बनेगा। तो हमने सोचा कि आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने से पहले हम मध्यकालीन भारत ही ख़त्म कर देते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में 250-300 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो पहले ये हम अपलोड कर देते हैं, फिर आधुनिक भारत पे आएंगे। तो कमेंट करके बोले थे कि आधुनिक भारत का वीडियो बनाने, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो हम फटाफट बिना देरी के आज का मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमने कंप्लीट कर दिया है, जो कि 44 मिनट का वीडियो है, जो कि 2 पार्ट हो गया है। उस बीच में उसमें एरर होने की वजह से 2 पार्ट्स हो गए थे, एक 38 मिनट का है और एक 8 मिनट का है। तो आप उसे जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने 1992 से लेकर 2019 के बीच जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे बीपीएससी के, हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और हमारा ये सीरीज बीपीएससी का चल रहा है, जो कि 1992 से लेकर 2019 तक के में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस, हम सारे देखेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हैं, हर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब कब बीपीएससी ने पूछा है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बीपीएससी ने 2005 में पूछा है। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी बनाने की, और उसे पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था। और मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की स्थापना की, जिसमें कि गुलाम वंश फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा लाहौर, राइट आंसर। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा है, जो कि एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इन्होंने क्या क्या था, जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। और ये मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था। इन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल सबको नष्ट कर दिया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो जो बिहार में बख्तियार खिलजी के पहले हमले का जो पहला विवरण हमें प्राप्त होता है, वो तबकात-ई नासरी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा तबकात-ई नासरी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो हमने अभी पीछे बताया कि जो नालंदा बिहार था, उसका विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। इन्होंने नालंदा बिहार पे आग लगा दी थी, जिसमें कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जो कि 6 महीने वो बुक्स जलने में लग गए थे। तो अगर आप बिहार के होंगे तो आप नालंदा खंडहर घूमने गए ही होंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए, बीपीएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह कथन वर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। इन्होंने शरीयत और उनके आदेशों को उतना नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। इनकी मृत्यु मंगोलों के साथ लड़ाई करते हुए हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। और इन्होंने नहरों का जाल भी बिछवाया था और सिंचाई कर भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो अभी मैंने पीछे बताया, तो सबसे ज़्यादा नहरों का जो जाल बिछाया था वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिरोज शाह जो तुगलक है, उन्होंने एक खैराती अस्पताल बनाया था और जिसका नाम रखा था दार उल सफ़ा। तो ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने सफाई कर दिया बीमारी का। तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक थे जो कि बेरोजगारों को क्या करते थे? रोजगार दिलवाते थे। तो ऑप्शन दिलवाया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर। और ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में। सासाराम कहाँ है? तो रोहतास जिले में। अलाउद्दीन खिलजी वंश का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक से देखिए बीपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब हमारे क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह देवरोय सेकेंड के समय में अब्दुल रज्जाक भारत में यात्रा से आया था। तो आप इसे याद कर सकते हैं, डबल जा है तो सेकेंड देवरोय और अब्दुल रज्जाक जैसे लगा कोई देव का नाम है तो देवरोय सेकेंड करके आप ध्यान रख सकते हैं इसे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश स्थापित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ख्रीज खां होते हैं सैयद वंश के संस्थापक, ख्रीज खां है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बसा हुआ है? तो आगरा जो है वह किसने बसाया था? तो वो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिकंदर लोदी। और यह लोदी वंश से संबंधित है। और लोदी वंश का सबसे लास्ट राजा कौन होता? तो इब्राहिम लोदी, जिसके साथ बाबर की लड़ाई होती है 1526 में, पानीपत का प्रथम लड़ाई। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो विजयनगर के वो पहले शासक कौन थे? तो वो तो हरिहर सेकेंड थे, जिन्होंने क्या किया था? बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो बहमनियों से गोवा छीनने वाला विजयनगर के पहले शासक हरिहर सेकेंड थे। और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये ध्यान दीजिएगा कि जो गोलकुंडा का युद्ध है वो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच होता है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो भू राजस्व है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, कुछ नहीं ये नहीं करवाया है, लूसेंट में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने लूसेंट का क्लास तो शुरू किया था ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट नहीं किया था, जिसमें मैंने गांधी बताया था, भारत में यूरोपियों को आगमन भी पढ़ाया हुआ है, मराठा साम्राज्य पढ़ाया हुआ है,
महाजनपद पढ़ाया हुआ है, मौर्य काल पढ़ाया हुआ है, मतलब कि बहुत से क्लास में लिए थे, लेकिन आप लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं उस क्लास को बंद कर दी। उसमें भी एक एक क्वेश्चन, इसमें जितना भी है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो हमें अवशेष मिलता है वो हम्पी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हम्पी हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रक्षा विभाग। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायगढ़ हमारा करेक्ट आंसर। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा या मराठों के भू राजस्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें 10% यह भू कर लेते थे। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है वो अलाउद्दीन हसन था। ऐसे इन्हें हसन गंगू भी कहते हैं, तो कोई कोई में हसन गंगू दिया होगा तो आप उसे भी सही मान सकते हैं। अलाउद्दीन हसन ना हो तो हसन गंगू हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो आइए हम देखते हैं। जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है वो हमारा है खैराज, उश्र, मुक्तई। ये तीनों क्या है? भूमि कर लगने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भूमि ये जो खुम्स थे वो लूट का धन था, ये ध्यान रखिए। खुम्स से वो लूट का धन को खुम्स कहते थे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ये इन्होंने फसल की वो ज़मीन की नापाई करवाई और उनमें से आधा राजस्व की दावा किया था। शेख बहरुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो जो शेख बहरुद्दीन जकारिया है वो सुहरवर्दी संप्रदाय के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका हम अभी डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50,000, 200, 250 के 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञापता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, क्योंकि इसमें इस्लाम शाह नहीं थे। इस्लाम शाह तो है, लेकिन इन्होंने शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों होने के कारण ऑप्शन में ई माना है कि एक से अधिक। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सल्तनत काल के सिक्के को टंका, शशग्नी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका है जो कि चांदी का, शशाग्नि भी चांदी का और जीतल है जो तांबा का बना था। तल तांबा, शशाग्नि चांदी और टंका भी क्या चांदी का बना हुआ होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। और यह इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। शताब्दी हम किसे कहते हैं? जैसे कि 12वीं शताब्दी बोल रहा है, तो इसमें 1100 से लेके 1199 तक को हम 12वीं शताब्दी कहेंगे। जैसे कि अभी 2000 चल रहा है, 2023, तो इसमें क्या है 2000, तो अभी हम 21वीं शताब्दी चल रही है, मतलब कि 1 साल बढ़ा के लिया जाता है। मतलब 100 साल बढ़ा के लिया जाता है। तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकाते नासरी के लेखक है मिनराज उस सिराज। हमने ये देखा था पीछे भी। तबकाते नासरी में
दिया हुआ था गुलाम वंश के बारे में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनके भक्त समझते थे। जैसे कि कोई भी भक्त हो या संत हो या कोई जैसे कि अध्यापक ही हो, वो वही भाषा प्रयोग करेगी जिससे कि उनके जो भक्त हैं या विद्यार्थी है उनको समझ में आ जाए। तो उस समय भी जो भक्ति संत थे उन्होंने ऐसी विशेषता उनकी थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे और उसी भाषा में भक्ति करते थे और समझाते थे जिस भाषा को भक्त क्या हो आसानी से समझ सके। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किससे इनकार किया था? गयासुद्दीन तुगलक समय में। तो ये जो थे निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये दोनों हमारा नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, गयासुद्दीन तुगलक, यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक होगा राइट आंसर। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें जलाउद्दीन दिया हुआ तो शायद जलाउद्दीन ही होगा आई थिंक। एक बार इसका आंसर देख लीजिए। मुझे जहाँ तक याद है कि गयासुद्दीन तुगलक था, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो उन्होंने 7 सुल्तानों का राज्य भी देखा था। देखिए ये बहुत फेमस लाइन है, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था सुल्तान के बारे में। जब सुल्तान मिलने की आज्ञा मांगते थे तो आने की इच्छा को जब व्यक्त करते थे तो उन्होंने मिलने से एकदम इनकार कर दिया और उन्होंने कहा था कि अगर वो सुल्तान एक दरवाजे से आएंगे तो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, वो एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से क्या होऊंगा, बाहर चला जाऊँगा। और ये इन्होंने किसको कहा था? अलाउद्दीन से कहा था। तो मतलब कि जलाउद्दीन से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और अलाउद्दीन को कहा था कि अलाउद्दीन जी को कि वो एक दरवाजे से अगर अंदर आएंगे तो हम दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जयसिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा 12 मासा की रचना जयसिंह ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर इसलिए जीत गए क्योंकि जो उनकी सैन्य कुशलता क्या थी, अच्छी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पानीपत की जो लड़ाई हुई वो कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो जो हम ये लिखी है तुझकी बाबरी, बाबर ने लिखी है, जो कि उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बाबर के बाद जिन अपने जिन्होंने खुद का जो लिखा है आत्मकथा वो फारसी में लिखा है। तो ये तुझकी बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा जो बाबर ने खुद लिखा है, उसमें तुर्की भाषा में लिखा है और इसमें गुरु नानक देव जी के बारे में भी बताया गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर 1530 में मर जाते हैं। उसके बाद हुमायूं राजा बनता है और फिर चौसा और कन्नौज की लड़ाई होता है जिसमें कि हुमायूं शेरशाह से हार जाते हैं और शेरशाह की राज की स्थापना होता है। शेरशाह थोड़ी गद्दी पे बैठते हैं। तो वो आगे क्वेश्चन में हमें आई थिंक मिलेगा देखने को। निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो जो हाजी बेगम थी, ये थी हुमायूं की बीवी थी और अकबर की माँ थी। इन्होंने क्या किया था? अपने पति के लिए मकबरे बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा हाजी बेगम राइट आंसर। और ये अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के लिए क्या किया था? मकबरे बनाए थे। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है।
हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी? बहन थी। हुमायूं के पापा थे बाबर, और हुमायूं तो खुद हुमायूं है। और जहांगीर कौन था? तो अकबर का बेटा जहांगीर था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम अंकित द्वारा करें। तो उन्होंने पहले लड़ा था, सरहिंद की लड़ाई हुई तो बाद में लड़े थे उन्होंने। और कौन कौन है? चौसा तो लड़े थे उन्होंने 1539 में, और 1540 में कन्नौज की लड़ाई किए थे। और सरहिंद की तो 1545 में होता है। तो इसमें हमारा ये तो पहले ये होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हाँ, ये हमारा देखिए हो जाएगा। जो देवरा की लड़ाई है ये पहले होता है, फिर चौसा की लड़ाई होती है कब? 1539 में। कन्नौज की 1540 में, ये होता है शेरशाह सूरी और बाबर के बीच में। और सरहिंद की लड़ाई होती है 1545 में। और देवरा की लड़ाई हम देख रहे थे कब हुआ था, तो देवरा की लड़ाई हुई थी 1531 में। 1531 में देवरा की लड़ाई हुई थी। 1531, 1539, 1540 और 1545। तो हमारा ये सही बैठ गया। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। देवरा की लड़ाई 31 में, चौसा की जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होती है 40 में, कन्नौज की 40 में, और सरहिंद 1545 में। ये उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। देवरा की लड़ाई फिर तो किन किन के बीच हुई थी दिया हुआ है कि नहीं। गोमती के तट पर देवरा नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया था। तो अफगान और हुमायूं के बीच में हुआ था। और हुमायूं ने फिर शेरशाह, ये तो हमने देख लिया। फिर 1545 में होता है सरहिंद की लड़ाई, जिसमें हुमायूं के तो जीत जाते हैं, और वह उन्होंने फिर दोबारा दिल्ली पर राज किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी थे, जो कि 1540 में हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में हरा के दिल्ली पर बैठ जाते हैं। और उन्होंने पहले क्या किया था, अपने को हजरत आला की उपाधि दी, फिर बाद में सुल्तान की। शेरशाह सूरी की जो मकबरा है वो सासाराम में। ये क्वेश्चन 12 में इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 12 पूछा गया हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेनापति हकीम खां थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही थी उस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो हकीम खां थे। मोहम्मद की लड़ाई 1565 में हुई थी कि 1575 में? आप बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। 76 में होगा। देखिए दोनों मैंने गलत दिया था ऑप्शन, तो 76 में होगा। किसने, आप लोगों में से कितना लोगों ने 1575 आंसर बता रहे होंगे, लेकिन जो कि 1576 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर था। इन्होंने तीर्थ यात्रा कर, जज्या कर, ये दोनों कर क्या किए थे? समाप्त कर दिए थे। पहले तीर्थ यात्रा कर इन्होंने समाप्त किया, फिर जज्या कर भी समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अकबर करेक्ट आंसर। अकबर ने सती प्रथा पे, बाल विवाह पे भी रोक लगाया थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को जो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था वो 1576 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। किसने भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के समय में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और 1600 में अकबर राजा रहता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर गद्दी पर बैठता है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उस समय कौन था? अकबर मुगल साम्राज्य का राजा था। इमामुद्दीन औला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां। इमामुद्दीन औले की जो है पुत्री थी नूरजहां, इनकी शादी हुई थी जहांगीर से। तो इन्होंने अपने पिता के लिए मकबरा बनाया था, जो कि आगरा में बनवाया था। और वो मकबरा बहुत ही अच्छा और सफ़ेद मार्बल का है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर।
हाँ ये देखिए, बेदाग सफ़ेद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यह चतुर्भुज मकबरा है, बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ऐसा पहला मकबरा था ये क्वेश्चन 12 पूछा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसका मकबरा सफ़ेद मरमर का पहला मकबरा था। तो हमारा हो जाएगा इतामुद्दीन दौला का। मध्यकाल में बंटाई शब्द अर्थ था। तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारित करने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी ने। दस्तान आमिर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो आइए देखते हैं। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान आमिर हावजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली, बाद में अबसुदत से। तो पहले तो सैयद अली, बाद में क्या आए थे? सैयद अली भी हो गए और अब्दुल समद। 2004-05 में ई ऑप्शन नहीं दिया जाता था बीपीएससी के द्वारा, इसलिए बाद में कंट्रोवर्सी होने के कारण, जैसे कि सबने कहा नहीं ये दोनों आंसर होना चाहिए, तो उन्होंने फिर लास्ट में ई ऑप्शन ला दिया जिसमें कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि दोनों सही है तो आप ई मारिए और इनमें से कोई भी सही नहीं है तो तब भी ई आप लगाइए। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में प्राप्त हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो अकबर के दरबार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चित्रकारी जो है वो किसके समय में चरमोत्कर्ष होते था, मतलब कि अपने बहुत ही चरम अवस्था पे आ गई थी, तो यहाँ आई थी औरंगजेब के समय में। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये क्वेश्चन बार पूछता है, तो आप ध्यान दीजिए दशवंत और बसावर दोनों में शासन है। दशवंत सब है तो ये दोनों क्या अकबर के समय में थे और इसमें भी क्या है बाहर। तो ध्यान दीजिएगा ये अकबर के समय में थे और कौन जहांगीर के समय में थे, ये भी क्वेश्चन बार पूछता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। जब्ती प्रणाली क्या थी आप उसमें देख लीजिए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण करने के लिए दस्तूरिल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी कर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकार भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह विलियम फिंच की वाणी है। इन्होंने कहा था जो अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये बोला था विलियम फिंच ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था। तो कश्मीर के अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन लूसेंट के बुक्स में दिया हुआ है, मैंने लूसेंट पढ़ा इसलिए मैं बता रही हूँ। 2 अस्पा एवं सी अस्पात प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह की थी जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। अगर आप चाहते हैं कि लूसेंट में स्टार्ट करूँ तो कमेंट करके बताइए। लूसेंट में मतलब कि एक हर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी से क्वेश्चन आता भी है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो ईरान के शाह थे और मुगल शासक थे, इन दोनों के झगड़े के बीच थी कंधार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंधार हमारा करेक्ट आंसर। फास्ट इसलिए करवा रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आधा घंटा हो गया, हम फटाफट ये वीडियो देखेंगे, फिर हम आधुनिक भारत पे आएंगे। आधुनिक भारत और अच्छे से हम देखेंगे, एक एक चीज़ में ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप सभी जानते होंगे, जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद या बोल दीजिए, तो यह मोती महल होगा। उसको जिसने बनवाया था तो जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, उन्होंने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये किसने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव जी ने कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का क्या स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत वास्तुकला के लिए वो स्वर्ण युग था, उन्होंने बहुत चीज़ बनवाए थे शाहजहाँ ने, इसलिए श्रीवास्तव जी ने उन्हें स्वर्ण युग कहा था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है?
तो उन्होंने जो जिहाद चलाया था उसमें दारुल इस्लाम का इस्लाम था। औरंगजेब द्वारा जो चलाए थे वो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। इन्होंने जो अपना कुरान है उसके हिसाब से राजगद्दी चलाई थी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह का, जो कि 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना साहिब का गुरुद्वारा आप लोग में से कौन कौन गया है कमेंट करके बताइए। गुरुद्वारा का आपने लंगर कभी खाया होगा तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने तो बहुत बार लंगर खाया है। मैं यहाँ ये क्या कहते हैं, यहाँ भी पंजाब में फ़िलहाल हूँ तो पंजाब में भी खाया था मैंने। मुझे लंगर तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है लंगर। उसमें दाल रोटी होता है, इतना टेस्टी होता है बता नहीं सकती हूँ। मुग़ल प्रशासन में मोहम्मद सिफ था, तो मोहम्मद सिफ लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो हमारे सिख गुरु थे वो कितने गुरु थे? टोटल 10 गुरु थे। फर्स्ट हमारा गुरु नानक देव जी थे। सेकेंड गुरु नानक देव के बाद अंगद देव आए, उसके बाद अमरदास आए, फिर रामदास आए, अर्जुन देव आए, फिर गुरु हर गोविंद राय आए, फिर उसके बाद गुरु हरकृष्ण जी आए, उसके बाद हर राय आए, फिर हरकृष्ण जी आए, फिर गुरु तेग बहादुर जी, फिर 10वें गुरु थे गोविंद सिंह। तेग बहादुर जो कि है 9वें नंबर पे थे। गुरु नानक जी हमारे फर्स्ट नंबर थे। और हर गोविंद कितने थे? 6 नंबर पे। अर्जुन देव के बाद हर गोविंद सिंह आते हैं। मुगल प्रशासन में मोहम्मद सिफ कौन था? तो यह एक लोकाचरण अधिकारी था। तो हमने ये ऑप्शन देख लिया सी। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, तो मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, मतलब कि जो विद्वान थे उनको भूमि दी जाती थी जिसमें कि टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में नादिर का आक्रमण होता है और नादिर शाह ने क्या किया था? मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन लेके चला गया था। और उस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। वो सिंहासन के साथ कोहिनूर हीरा भी क्या हुआ? यहाँ से चला गया नादिर शाह के द्वारा। तो इसमें हमारा मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? या लास्ट इसमें बैठने वाला था। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय, इन्होंने ही इलाहाबाद की संधि इन्हीं के साथ हुआ था, जो कि 1765 में हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध में ये भी थे शाह आलम द्वितीय। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जिसमें कि शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? दीवानी प्रदान कर दी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मुग़ल बादशाह के वजीर थे गाजी उद्दीन, उन्होंने शाह आलम द्वितीय को क्या हुआ? दिल्ली दाखिल होने नहीं दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था मेडिवल हिस्ट्री से। अब हमारा आ गया आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें मैंने 2 पेज इसमें मतलब कि डाल दिया था कि आपको दिखाती हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन है। हम कल से देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज 1-2 पेज डाला हुआ है तो ये देख लेते हैं। और जब हम कल से देखेंगे तो कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे वो तो आए थे वास्को डी गामा 1498 में। लेकिन यह पुर्तगाली आए थे लेकिन ये वायसराय नहीं थे। तो वायसराय बन के जो पहले आए थे वो अल्मीडा आए थे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और सबसे पहले पुर्तगाली कौन भारत आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे और समुद्री मार्ग से ये आए थे और उन्होंने भारत से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ समुद्री डकैत हेतु हुगली का जो उपयोग करता था वो पुर्तगाली ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है 2019 में ही, हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से जहांगीर उसने सम्मानित किया था हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विलियम हॉकिंस भारत आता है 1408 में और
या जहांगीर से मिलता है तब इनको खान की उपाधि जहांगीर देता है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो सूरत में की थी 1612 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी? तो पटना में लगाई थी, ये क्वेश्चन बराबर पूछा है। तो 1661 में लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन में। 1638 में, सॉरी, ये अंग्रेजों ने कब लगाया था? 1638 में लगाया था अंग्रेजों ने। 1638 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। ये तो डच लगाए थे, अंग्रेजों ने कब लगाया था? आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया। डच का पटना कॉलेज के नाम से जाना था। यह बिहार प्रश्न का 1932 मांगा बिहार लोकसभा आयोग ने इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1932 किसी में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी तो है इसमें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसके सब। सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1938 में लगा था। मुझे लगा ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच लगाया था 1638 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 1938 किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम तत्कालीन कारण ये था कि जो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, तो जो अंग्रेज और द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज का क्या कहता है, अधिकरण कर लिया था। तो ये तत्कालीन कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यह एक्सप्ला की संधि से समाप्त होता है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वॉली के स्थान पर हराया था? स्वॉली के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, थॉमस वेस्ट, जो कि 1611 में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिला था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होते थे अंग्रेजों को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अंग्रेज या यूरोप वासियों कह सकते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह बिहार था। बिहार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बिहार का पेपर है ये, और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया था उन्होंने मोहम्मद रजा खान को। और जो इलाहाबाद की संधि होती है वो 1765 में होती है। तो इलाहाबाद की जो संधि है यह 1765 में होती है। मोहम्मद शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होते हैं। और जो इलाहाबाद की संधि होती है वो बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद होती है। इलाहाबाद की संधि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दीन औलिया होते हैं। और उस लड़ाई में जो वो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करते हैं वो मुनरो थे। लेकिन 1765 जब इलाहाबाद की संधि होती है तब रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है भारत, और इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। 1764 का जब बक्सर का युद्ध पूछे तो उस समय पूछे तो मुनरो था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के समय में रॉबर्ट क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब कर दी थी? तो इलाहाबाद की संधि में ही की थी। और ये इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर हम कल से वीडियो लाएंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और आप इससे सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं ज़्यादा वीडियो आगे लेके आ पाऊँगी। और फिर मैं प्राचीन भारत का भी इतिहास लेके आऊँगी। प्राचीन भारत का तो सॉरी इतिहास आ गया, बिहार स्पेशल का मैंने PDF बना दिया, उसका वीडियो में लेके आऊँगी। आधुनिक भारत का इतिहास या बिहार स्पेशल का आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बाय।